तो पहले पार्ट में हमने बिग बैंग के सही होने के संभावनाओं पे बात की थी, जिसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स का भी सहारा लिया गया था। आपसे रिक्वेस्ट भी है कि पहले पार्ट में मेंशन्ड सभी एक्सपेरिमेंट्स को यूट्यूब पे हिंदी में देख लीजिए, जिससे और बेटर समझ में आएगा, क्योंकि हम इस यूनिवर्स के सबसे बड़े सवाल पे बात कर रहे हैं, और वो सवाल है ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में। तो चलिए सफ़र में और आगे बढ़ते हैं। अब लगभग ये तय समझिए कि यूनिवर्स बिग बैंग से बना है, फिर चाहे यह बिग बैंग किसी अलौकिक या वैज्ञानिक शक्ति ने किया हो या स्वतः ही हुआ हो, पर यह खुद अपने नियम से बंधा है कि जो बना है उसे नष्ट होना है। यही नियम इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ पे लागू होती है। कुछ माइक्रो सेकेंड्स में नष्ट हो जाती हैं तो कुछ बिलियंस ईयर्स में, लेकिन जो चीज़ वजूद में आई है उसका नष्ट होना तय है। और हमारा यूनिवर्स भी इससे अलग नहीं है। मतलब आज नहीं तो कल यूनिवर्स भी नष्ट होगा ही। यही इस यूनिवर्स का नियम है जो बदल नहीं सकता। यूनिवर्स के नष्ट होने की प्रक्रिया होने को कोई भी हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसे लेकर 3 तरह की थ्योरी दी जाती है। 1 बिग रिप, 2 हीट डेथ या फिर बिग फ्रीज, 3 बिग क्रंच। चलिए जानते हैं ब्रह्मांड बिग रिप से खत्म होगा, बिग फ्रीज से खत्म होगा या फिर बिग क्रंच से। नंबर 1 बिग फ्रीज। पहले अगर हीट डेथ या बिग फ्रीज की थ्योरी को टटोलें तो यह थर्मोडायनेमिक्स के एक लॉ से निकली है, जो कहती है कि अरबों खरबों वर्षों में मैटर धीरे धीरे अपने आप को रेडिएशन में बदलकर खत्म कर देगा। सभी सितारे अपनी ऊर्जा खो देंगे। ब्रह्मांड एक दिन एकदम ठंडा और अंधकार में डूब जाएगा। इसे गति देने वाली हर ऊर्जा खत्म हो जाएगी और हर चीज़ ठंडी होकर स्थिर हो जाएगी, और पूरे ब्रह्मांड में हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा, कोई भी हलचल नहीं। नंबर 2 बिग रिप। इसके सिवा जो सामने दिखती संभावना है वह है बिग रिप की। इसे यूं समझिए कि ब्रह्मांड में हर चीज़ ग्रेविटी से बंधी अपनी जगह पर परिक्रमा कर रही है, लेकिन यूनिवर्स में डार्क एनर्जी एक ऐसी बल है, एक ऐसी एनर्जी है जो ग्रेविटी पर हावी हो रही है, और इसकी वजह से ब्रह्मांड फैल रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और बिग रिप की थ्योरी कहती है कि एक दिन यह इतना फैल जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स नाम मात्र को रह जाएगा। ब्रह्मांड के सारे ऑब्जेक्ट टूट जाएंगे और ग्रेविटी के ना होने से एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, यहाँ तक कि एटम्स तक टूट कर बिखर जाएंगे और उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कोई भी पार्टिकल एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएगा। इस स्थिति की तुलना आप एक गत्ते के बॉक्स में रखे गुब्बारे से कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इतनी हवा भर दें कि वह फूल कर फट जाए। उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। नंबर 3 बिग क्रंच। तीसरी थ्योरी बिग क्रंच की है, जिसके मुताबिक एक दिन इसका फैलाव रुक जाएगा और डार्क एनर्जी के कमज़ोर पड़ते ही ग्रेविटी फिर हावी हो जाएगी और सभी गैलेक्सीज एक दूसरे की ओर खींचकर एक दूसरे से टकराने लगेंगे और इसका आकार लगातार सिकुड़ता जाएगा। खत्म होने से 1 लाख साल पहले तापमान इतना बढ़ जाएगा जितना कई तारों की सतह का होता है। इस कंडीशन में एटम्स भी टूटकर फिर से बिखर जाएंगे, जैसे कि आपका हीट डेथ में हुआ था, और जगह जगह बने ब्लैक होल्स द्वारा निगल लिए जाएंगे, जो अपने आसपास का सारा मैटर निगल रहे होंगे। फिर सब मिलकर एक सुपर ब्लैक होल बन जाएंगे जिसका मास पूरे यूनिवर्स के बराबर होगा और जो अंततः पूरे यूनिवर्स को निगल जाएगा, और यूनिवर्स का सारा मैटर क्रश्ड और कंप्रेस्ड होकर एक पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी पर इकट्ठा हो जाएगा, जिसके बाद ब्लैक होल खुद को खत्म कर लेगा और बचेगा तो वही एक बिंदु जो अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समेटे होगा। किसी अगले बिग बैंग के इंतज़ार में, यानी जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। इन तीनों पॉपुलर थ्योरी में मुझे बिग क्रंच सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। हालांकि ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ग्रेविटी और डार्क एनर्जी के इस रेस में जो जीतेगा हमारा अंत वैसा ही होगा। अब यहाँ कुछ बातें अक्सर उठाई जाती हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के एक नियम के मुताबिक किसी नई चीज़ का निर्माण पहले से किसी मौजूद चीज़ से ही हो सकता है। मतलब कुछ नहीं से कुछ भी नहीं बन सकता। जैसे पानी की एक बोतल बनाने के लिए
आपको प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है। जादू से पानी के बॉटल में यूज़ होने वाले प्लास्टिक यानी कि मटेरियल कहीं से प्रकट नहीं हो सकता। अगर बिग क्रंच को सही माने तो यूनिवर्स के बनने और मिटने की प्रक्रिया अनंत सालों से चली आ रही है। मतलब कि कई बार बिग बैंग हुआ है, कई बार बिग क्रंच हुआ है। यानी भले ही यह यूनिवर्स के बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया पहले भी दोहराई जा चुकी हो, लेकिन जो पहला यूनिवर्स बना उसके लिए मटेरियल कहाँ से आया? ठीक ऐसे ही जब कुछ भी नहीं था तो ईश्वर कहाँ से आया, या फिर ईश्वर कहाँ था? जब ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था और स्पेस ही नहीं था, तब उसके फैलने के लिए आखिर जगह कहाँ थी? ऐसे न जाने कितने सवाल आके खड़े हो जाएंगे हमारे सामने। इसे गत्ते के बक्से में मौजूद गुब्बारे वाले उदाहरण से समझिए। आपकी कल्पना शक्ति असल में आपको गुब्बारे के अंदर की स्थिति के हिसाब से ही सोचने पर मजबूर करती है। वो गुब्बारा हमारा ब्रह्मांड है। आप ईश्वर या उससे संबंधित कोई भी सवाल सोचते हैं तो इस गुब्बारे के अंदर ही रहकर सोचते हैं, और आपके द्वारा सोचे जवाब हमेशा क्रैश हो जाते हैं। लेकिन अगर उन सवालों के जवाब बाहर निकलकर तलाशें तो इन उपरोक्त तीनों सवालों के जवाब पाने के लिए अपनी सोच को इस ब्रह्मांड रूपी गुब्बारे के बाहर आपको लाना ही होगा। इस ब्रह्मांड के आसपास स्पेस बॉक्स के रूप में हमेशा से था। चाहे यह गुब्बारा सिकुड़कर बस 1 इंच बचे या फिर फूल कर पूरे बॉक्स में भरकर फैल जाए। हाँ, वह बॉक्स इस गुब्बारे की लिमिट है। इसके अंतिम सिरे तक पहुंचते ही एक्सपैंड होकर फट जाएगा, यानी बिग रिप के रूप में टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे एक और सवाल जहन में आता है कि क्या यूनिवर्स हाइपर स्पेस में तैरता हुआ बबल है? स्ट्रिंग थ्योरी भी यही कहती है, हमारा ये यूनिवर्स एक बबल में है और दूसरे बबल्स के साथ हाइपर स्पेस में तैर रहा है। इस बबल को आप एक गुब्बारा और हाइपर स्पेस के इस हिस्से को एक गत्ते का बॉक्स समझ सकते हैं। अब तक हासिल ज्ञान के हिसाब से यह यूनिवर्स इतना बड़ा हमें महसूस होता है कि हम इसके बाहर के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन थोड़ा ठहर कर बैक्टीरिया की दुनिया के अकॉर्डिंग खुद का और खुद की दुनिया का साइज शेप नापिए तो बात समझ में आ जाएगी कि यह ब्रह्मांड हमारे लिए जितना बड़ा है, इससे बाहर रहने वाले जीवों के लिए इतना बड़ा शायद ना हो। हमारे हिसाब से एग्जिस्ट करने वाला स्पेस, टाइम, मैटर और लाइफ सब कुछ भले बिग क्रंच और बिग बैंग के बीच एग्जिस्ट करता हो, लेकिन अगर कोई इस गुब्बारे को फुलाने वाला इस बॉक्स के बाहर है तो हमारे हिसाब से वह हमेशा से है ही कहा जाएगा। इस बबल या यूनिवर्स के अंदर जो भी है वह स्पेस, टाइम और मैटर के प्रभाव से बच नहीं सकता, लेकिन जो इस बबल से बाहर है वह निश्चित तौर पर इस प्रभाव से मुक्त होगा। अब अगर इस बाहरी शक्ति को हम मान्यता देते हैं तो इस तीसरे सवाल का जवाब भी सामने आ जाता है कि फिर वो मटेरियल पहली बार कहाँ से आया। हालांकि इन संभावनाओं को मान्यता देते ही सवालों की सीरीज खड़ी हो जाती है कि इस बॉक्स में रखने के लिए मटेरियल भले बाहर से आया, लेकिन बाहर भी इस तरह के मटेरियल कहाँ से आए? अगर इस बॉक्स में इस मटेरियल को रखने वाला पहले से एग्जिस्ट करता है तो फिर उसे किसने बनाया, और जिसने उसे बनाया फिर उसे किसने बनाया? हमारे यूनिवर्स की एक सीमा है बॉक्स रूपी, तो उसकी कोई भी सीमा होगी ही, और जिस बॉक्स में उसकी दुनिया होगी जिसने इस बॉक्स को बनाया, उसके बाहर आखिर क्या होगा? इस तरह सवालों के जवाब ढूंढना असंभव हो जाएगा, लेकिन हम इसे अपने से एक स्टेप आगे तक के जवाब तक सीमित रखें, वही बेहतर है। उससे आगे के सवालों से उस दुनिया के लोग भी शायद इसी तरह जूझ रहे होंगे जिसकी अभी हमने एक जस्ट कल्पना की है। अब अगर इस हिसाब से सोचना शुरू करें और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो एक सपोज के रूप में मान लेते हैं कि यह सब ईश्वर की क्रिएशन है और सब कुछ किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया है। चाहे आप उसे अल्लाह कह लीजिए, उसे ब्रह्मा कह लीजिए, उसे गॉड कह लीजिए, उसे यहोवा कह लीजिए, उसे कुछ भी कह लीजिए। तो आगे कुछ सवाल और खड़े होते हैं जिसमें वह खुद कहाँ से आया या उसे किसने बनाया से अगर किनारा भी कर ले, मतलब इन सवाल पे बात भी ना करें, तो एक चीज़ तो हमें फिर भी सोचनी पड़ेगी कि उसने यह सब बनाया तो क्यों बनाया। दोस्तों, इसको जानेंगे पार्ट 3 में और साथ ही और भी कई संभावनाओं पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने व्यूज़, अपनी थिंकिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं तो टॉपिक सजेस्ट करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।